नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियोस में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद बनकर उभरा और यहीं से यह विस्तृत क्षेत्र में फैला और लगभग पूरे भारतवर्ष में अपना सत्ता स्थापित किया। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वह प्रमुख कारणों को देखेंगे जिसके कारण मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों की अपेक्षा इतना प्रभावशाली हुआ। साथ ही आज की इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण, यहाँ के प्रमुख राजवंश तथा प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मगध महाजनपद को मगध साम्राज्य बनाने में अहम योगदान दिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। रामायण के अनुसार वसु ने वसुमती की स्थापना की थी, जिसे बाद में राजगृह नाम दिया गया। वसु कुरु वंश के राजा थे, जिनके 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र वृहद्रथ ने मगध साम्राज्य को खड़ा किया। इसलिए मगध के प्रारंभिक संस्थापक वृहद्रथ को ही माना जाता है। जरासंध वृहद्रथ का ही पुत्र था। इसने भी मगध महाजनपद को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया। इस वंश का यानी वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब आइए मगध महाजनपद के उत्कर्ष के कारणों को देखते हैं। 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मगध के उदय के निम्न कारण थे। सबसे पहला कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। मगध का जो क्षेत्र था वह नदियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था और उपजाऊ भूमि होने के कारण और कृषि में लोहे के औजारों के प्रयोग के कारण उत्पादन में काफ़ी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे कि अधिशेष उत्पादन हुआ और अधिशेष उत्पादन के कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो एक आर्थिक कारण यह था। दूसरा कारण में राजनीतिक कारण था। मगध के राजवंशों में कई ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने मगध क्षेत्र का विस्तार किया और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। और सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण था भौगोलिक कारण, जो कि मगध के उदय में प्रमुख कारण बना। और इसका कारण यह था कि यह जो मगध का क्षेत्र था वह चारों ओर से नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसके कारण यह शत्रुओं से सुरक्षित था। मगध क्षेत्र ये देख सकते हैं, इधर उत्तर में ये गंगा नदी थी, पश्चिम में सोन नदी, पूरब में चंपा नदी, जो कि अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी वहीं से प्रवाहित होती थी। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र था चारों ओर से पर्वतों और इसके दक्षिण में राजगीर पहाड़ी थी जिसका विस्तार गया तक है। तो इस तरह से यह चारों ओर से शत्रुओं से रक्षा भी करती थी। मगध महाजनपद चारों तरफ से नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिससे मगध विरोधी आक्रमणों से बिल्कुल सुरक्षित था। साथ ही इस क्षेत्र में जंगलों से लकड़ियाँ और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से लोहा प्राप्त हो जाता था, जिससे दूसरे क्षेत्रों पर युद्ध कर कब्जा करने के लिए रथ, शस्त्र, औजार इत्यादि आसानी से बना लिए जाते थे। चूँकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी, इसलिए मगध के पास एक अस्थायी और प्रशिक्षित सेना थी, जिससे यह और भी शक्तिशाली बन गया। मगध में राजवंशों का क्रम। मगध साम्राज्य को वृहद्रथ वंश ने खड़ा किया था, जिसके बाद दूसरे राजवंशों ने इसे और भी शक्तिशाली बनाया, जिसमें से सबसे पहले हर्यक वंश थे और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य यह सिर्फ मगध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लगभग पूरे भारतवर्ष पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। अब आइए एक एक करके इन सभी राजवंशों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है, आगे देखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी पहले ग्रीवरस थी, लेकिन बाद में उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से 3 विवाह किया। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। पहला विवाह उसने किया महाकौशला से, जो कि कौशल नरेश राजा प्रसेनजित की बहन थी। दूसरा विवाह उसने किया चिल्लना से, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, और चेटक की ही बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर वर्धमान की माँ थी। और तीसरा विवाह इसने किया क्षेमा के साथ, जो कि मध्य देश की राजकुमारी थी। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहते थे, जिनका नाम जीवक था। बिंबिसार का अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। जब चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था, तो बिंबिसार ने ही राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए, उनके उपचार के लिए भेजा था। इसके साथ ही जब महात्मा बुद्ध डायरिया रोग से पीड़ित थे, तो जीवक ने ही उनका उपचार किया था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेणुवन उपहार में दिया था, जो कि राजगृह में है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसका दूसरा नाम था कुनिक। यह बिंबिसार और चेलना का पुत्र था। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। इससे क्रोधित होकर कौशल नरेश प्रसेनजित ने मगध पर आक्रमण कर दिया और अजातशत्रु को बंदी बना लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से विवाह किया और अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। प्रसेनजित की मृत्यु के बाद काशी और कौशल पर मगध का अधिकार हो गया। इस तरह मगध की शक्ति और साम्राज्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। अजातशत्रु ने फिर वैशाली को भी जीता। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने ही करवाया था। उदायन अजातशत्रु का पुत्र था। यह अजातशत्रु और पद्मावती का पुत्र था। उदायन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा। जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया, उसी तरह अजातशत्रु का पुत्र उदायन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। इसी कारण से इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। उदायन ने गंगा, सोन तथा गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की तथा उसे मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? उदायन ने। उसे मगध की राजधानी किसने बनाया? उदायन ने। उदायन के बाद नागदशक उसी प्रकार से राजगद्दी हासिल किया और 445 से 412 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा, किंतु बाद में जनता ने इन पितृहंताओं के शासन को समाप्त कर एक योग्य अमात्य मंत्री को कहा जाता है, जिसका नाम था शिशुनाग, उसे शासक बनाया, जिसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। शिशुनाग वंश का शासन चला था 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग ने ही अवंती को जीतकर मगध में शामिल किया। कालाशोक, जिसे कि काकवर्ण भी कहा जाता है, वह शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा और इसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने राजधानी को वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्रा ले गया और कालाशोक के ही शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में करवाया गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद
मगध पर शासन स्थापित हुआ नंद वंश का। नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, जिसे महानंदिन भी कहा जाता है, उसकी हत्या एक दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दी और मगध पर नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसी कारण से इस वंश को नवनंद भी कहा जाता है। महापद्मनंद को मगध साम्राज्य के अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला की संज्ञा दी गई थी। यह भारत का प्रथम शासक था जिसने एक राट की उपाधि यानी कि सभी दिशाओं में शासन एक छत्र राज्य स्थापित करने वाला की उपाधि ली थी। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार यानी भार्गव कहा गया है। महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहाँ से जैन धर्म की जिनसेन की मूर्ति को मगध ले आया। कलिंग में इसने एक नहर भी खुदवाया था जिसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा, किस मगध शासक ने कलिंग में नहर खुदवाया था, तो ये महापद्मनंद ने खुदवाया था और इसका उल्लेख किया गया है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। महापद्मनंद के ही दरबारी थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। नंद वंश में महापद्मनंद की एक विशाल सेना थी जिसमें कि 2 लाख पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 से अधिक हाथी थे और 2,000 से अधिक 4-4 घोड़ों वाले रथ थे। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था। इसने प्रजा पर अत्यधिक और अनावश्यक कर लगा दिया था, जिससे कि इसकी प्रजा काफ़ी त्रस्त थी। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल और स्थूलभद्र थे। सिकंदर का आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व के समय धनानंद ही मगध का शासक था और इसकी विशाल सेना के कारण सिकंदर की सेना डरकर वापस लौट गई थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनकी सहायता से धनानंद की हत्या करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है, इसलिए मौर्य वंश पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मौर्य वंश के शासकों और फिर मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था इत्यादि और अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेखों इत्यादि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेना शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।